ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, टोटल 3 एक्टिविटीज हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। उसमें अभी इसके पहले वाले लेक्चर्स में मैं आपको रूल्स वगैरह जो है वो सब समझा रहा था। हाँ, अब रूल्स वगैरह में जो मैंने आपको समझाया है उसमें ये जो पहली पहली लाइन है हमारी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये मैंने आपको समझाया। ठीक है, इसके सम्स जो है वो मैंने आपको सॉल्व कराए। कौन सी चीजें प्लस करते हैं, कौन सी चीजें जो है वो हम माइनस करते हैं, इसके सम्स जो है वो मैंने आपको कराया। इसका अगर मैं स्टेटमेंट आपको दिखाऊं, इसके सम्स तो हमने सॉल्व किए ही बहुत सारे, पर इसका एक परफेक्ट फॉर्मेट अगर आपको लर्न करना है, वैसे मीनिंग समझो तो ईजी है, पर अगर आपको एक परफेक्ट फॉर्मेट लर्न करना है तो वो रूल्स भी मैंने आपको यहाँ पे लिखाए थे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, क्लोजिंग सरप्लस में से ओपनिंग सरप्लस माइनस करते हैं, फिर ट्रांसफर टू रिजर्व प्लस प्रपोज डिविडेंड लास्ट ईयर का चाहिए, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का चाहिए, इंटरिम डिविडेंड जो पे किया इस साल वो चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अबनॉर्मल लॉसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हैं जो कि नॉर्मली माइनस की हुई होती है, अभी हम प्लस करते हैं। उसके बाद माइनस में 2-3 अमाउंट्स हैं माइनस में। एक है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, ये अबनॉर्मल इनकम है, एंड इनकम टैक्स रिफंड, वो भी हम यहाँ से माइनस करते हैं। एक्चुअली इनकम टैक्स रिफंड 2 जगहों से माइनस होता है, हम जितना टैक्स पे करेंगे उसमें से भी हम माइनस करेंगे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम। अब इसके बाद आगे लास्ट लेक्चर में मैंने फॉर्मेट जो है वो भी आपको मैंने बोला था, मैंने पूरा फॉर्मेट एक्चुअली शो कर दिया था, पर फॉर्मेट जो है वो मेरा समझाना बाकी था, तो पूरा जो फॉर्मेट है वो मैं अभी समझा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, ये एक पेज का जो है पूरा फॉर्मेट आपको बनाना है, एंड सेम फॉर्मेट है। मैं सिर्फ अभी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ अभी के लिए ये नहीं फॉर्मेट, आप बीकॉम करोगे उसमें भी ये फॉर्मेट आएगा, आप एमकॉम में अगर जाओगे तो भी ये फॉर्मेट जो है वो वापस आएगा। मतलब ये जो चैप्टर है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है अकाउंट्स में, क्योंकि ये बार बार रिपीट होता है। सेम बीकॉम में भी ये चैप्टर आता है, सेम एमकॉम में भी ये चैप्टर जो है वो वापस से आता है। तो 12th में सीखोगे तो ऑब्वियसली 12th में तो फायदा होगा ही, पर अगर अभी अच्छी तरह से सीखोगे तो आगे बीकॉम एंड एमकॉम में भी ये चैप्टर जो है वो 14 मार्क्स का आएगा, उसमें भी इजी हो जाएगा, एंड सेम होता है। तो ध्यान से समझो, सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये सबसे पहली पहली लाइन है, इसके हमेशा हम वर्किंग नोट बनाएंगे। मैंने देखा है कभी कभी टेक्स्ट बुक वाले जो हैं वो वर्किंग नोट क्वेश्चन के अंदर कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमारे पास वैसे ही जगह कम है। जो 2 पेज का सम होता है पूरा, उसमें एक पेज ऑपरेटिंग का होता है, फिर दूसरा जो पेज होता है उस पर आधे पेज का इन्वेस्टिंग, आधे पेज का फाइनेंसिंग होता है, तो हम ज्यादा जगह जो है वो वेस्ट नहीं कर सकते। तो वर्किंग, ये जो पहली पहली लाइन है इसकी कैलकुलेशन हमेशा वर्किंग नोट में करो। इसके बाद नॉन कैश एक्सपेंसेस हम प्लस करेंगे, या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो हम प्लस करेंगे। अब नॉन कैश एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले सिर्फ फॉर्मेट याद करो। फॉर्मेट मेरे को पता है स्टार्टिंग में याद करने में थोड़ी मुश्किल होगी, पर 2-3 सम करेंगे तो फॉर्मेट अपने आप याद हो जाएगा। अभी मेरे को ये चाहिए कि आप फॉर्मेट याद करो। फिर क्यों हम यहाँ पे नॉन कैश एक्सपेंसेस को प्लस कर रहे हैं, इनकम्स ऑफ अदर एक्टिविटीज को हम क्यों माइनस कर रहे हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये है पहला, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इसमें हम नॉन कैश एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस करेंगे। उसके बाद है इनकम्स फ्रॉम अदर एक्टिविटीज, जो इनकम्स हैं दूसरी एक्टिविटीज की उसको हम यहाँ से माइनस करेंगे, तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब जो डिफरेंस है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद वर्किंग कैपिटल चेंजेस होते हैं। ठीक है, वर्किंग कैपिटल का मतलब आपको अगर याद है रेशियो एनालिसिस वाले चैप्टर में, वर्किंग कैपिटल का मीनिंग क्या होता था? वर्किंग कैपिटल का मीनिंग होता था करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो ये होता था वर्किंग कैपिटल की फॉर्मूला। तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में हम ये सिर्फ 2 चीजों को ही देखते हैं, यहाँ पे 2 चीजें ऐड होती हैं, 2 चीजें जो है वो लेस होती हैं। ठीक है, अब सबसे पहले अगर आपको सिर्फ याद करना है, अगर आप सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो मैं आपको बताता हूं। फिर अगर आपको ध्यान से डिटेल में समझना है, जो कि मैं सजेस्ट करूंगा, ध्यान से डिटेल में समझो। ओके, क्योंकि कॉन्सेप्ट जितना अच्छी तरह से समझोगे उतना ज्यादा देर तक याद रहेगा। पर अगर आपको सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ाई करनी है तो यहाँ पे ये जो 2 लाइन्स है इसको याद करने की एक ट्रिक है। देखो यहाँ पे पहले मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ, अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम ऐड करेंगे, करंट एसेट अगर डिक्रीज होता है तो हम ऐड करेंगे।
अब आप सोच रहे हो कि सर ऐसा क्यों, तो मैं समझाऊंगा, चिंता नहीं करो। उसके बाद करंट लायबिलिटी अगर डिक्रीज होती है तो हम लेस करेंगे, एंड करंट एसेट अगर इंक्रीज होते हैं, यहाँ पे मैंने करंट लायबिलिटी लिखा, मैं यहाँ पे करंट एसेट लिख देता हूँ, ठीक है। करंट लायबिलिटी अगर डिक्रीज होती है तो हम लेस करेंगे, पर करंट एसेट अगर इंक्रीज होते हैं तो भी हम लेस करेंगे। इसके बाद हमारा आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। इसके बाद हमको जितना इनकम टैक्स हमने पे किया, मतलब यहाँ पे मैं अच्छी तरह से लिखूं तो प्रोविजन ऑफ लास्ट ईयर, जो पिछले साल का प्रोविजन था, ओके, क्योंकि पिछले साल जो प्रोविजन बनाया था ऑब्वियसली वो हम पे करेंगे, और इसमें से हम जो इनकम टैक्स रिफंड है, ठीक है, मैं आप में शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, इनकम टैक्स रिफंड, इनकम टैक्स रिफंड जो है वो हम माइनस करेंगे, ठीक है, और जो अमाउंट आएगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे। हाँ, अब इसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो है, जो फॉर एग्जांपल अबनॉर्मल लॉस, तो पहली लाइन जो मैं आपको बताई अबनॉर्मल लॉसेस का, जस्ट मैंने अभी आपको बताया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के बारे में मैंने आपको बताया, उसमें वो हम एक तरीके से प्लस करते हैं, पर लास्ट में हम यहाँ पे माइनस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अबनॉर्मल लॉस जो है, अबनॉर्मल लॉस वगैरह यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। जो दूसरा कोई भी लॉस अबनॉर्मल लॉस है वो यहाँ से माइनस होगा। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस यहाँ से माइनस होंगे, ठीक है। बाय बैक के एक्सपेंसेस, ठीक है, बाय बैक शेयर बाय बैक के एक्सपेंसेस वो भी यहाँ से माइनस होंगे। मतलब नॉर्मली जो चीजें हम लोग प्लस करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स निकालने के टाइम पे, वो हम यहाँ पे माइनस करेंगे, एंड दूसरा जो हमारी अब नॉर्मल इनकम्स है, ठीक है, वो हम यहाँ पे प्लस करेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल अब नॉर्मल इनकम में जो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड वाली इनकम थी वो हम यहाँ पे प्लस करेंगे, एंड इसके बाद लास्ट में जो हमारा आंसर आएगा वो होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये फॉर्मेट है छोटा सा ही फॉर्मेट, एक बार आप 3-4 बार इसे याद करो, 2-3 सम्स आप सॉल्व करो तो आराम से याद हो जाएगा। ये फॉर्मेट आपको याद रखना है। अब इस फॉर्मेट की एक एक लाइन जो है वो मैं आपको समझाता हूँ। ये मैं फॉर्मेट वापस से एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ। हाँ, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये हमारे पूरे सम की सबसे पहली लाइन होती है। इसमें हम दो चीजें ऐड करते हैं, दो चीजें अपने एक चीज माइनस करते हैं। नॉन कैश एक्सपेंसेस जो है वो हम ऐड करते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हम ऐड करते हैं, एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो है वो हम माइनस करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे क्यों, तो उसका रीजन है, यहाँ पे मैंने उसकी जो इमेजेस वगैरह है वो डाली हुई है, नीचे रूल्स वगैरह जो है वो डाले हुए हैं। ये आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 5.23 पे है। ये थोड़ी इमेज को मैं एनलार्ज कर देता हूँ तो आपको देखे, पर टेक्स्ट बुक लेके बैठो तो अच्छा, टेक्स्ट बुक अगर आप लेके बैठो तो अच्छा। इमेज तो चलो मैंने एनलार्ज कर दी, ओके, ध्यान दो। सबसे पहले ये हमारा स्टेप 2 है। स्टेप 1 हो गया हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हमने निकाल लिया। उसके बाद स्टेप 2, डिटरमाइन ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आपको निकालना है, मतलब ये वाली हेडिंग आपको निकालनी, ठीक है। वर्किंग कैपिटल चेंजेस से पहले ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये हमको फाइंड करना है। हाँ, अब वापस से यहाँ पे नॉन कैश एक्सपेंसेस का आपको मीनिंग समझाया हुआ है, ठीक है। नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो हम पीएनएल में रिकॉर्ड करते हैं। पीएनएल में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट में से माइनस भी होता है, पर हम ये एक्सपेंसेस किसी को कैश में नहीं देते, ठीक है। इसमें कोई भी कैश ट्रांजेक्शन नहीं होता है। इसके बेस्ट एग्जांपल्स है डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये 4-5 इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं। हम हर साल हमारे जो फिक्स्ड एसेट है उस पर डेप्रिसिएशन निकालते हैं। आपने भी एडजस्टमेंट सॉल्व की होगी, लैंड एंड बिल्डिंग है 1 लाख है, अभी उस पर 10% डेप्रिसिएशन निकालो। प्लांट एंड मशीनरी है उस पर 5% डेप्रिसिएशन निकालो। ओके, तो हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं, एसेट की वैल्यू में से माइनस करते हैं, पीएनएल में डेबिट करते हैं। अभी तक आपने 12th में भी बहुत बार ये वाली एडजस्टमेंट जो है वो सॉल्व की होगी, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, बहुत बार। हाँ, अब ये जो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस है, सपोज करो डेप्रिसिएशन 10,000, ये 10,000 जो डेप्रिसिएशन है ये आपने एसेट की वैल्यू में से माइनस कर दिया, पीएनएल में आपने डेबिट कर दिया। पर क्या ये 10,000 डेप्रिसिएशन आपने किसी को पे किया? नॉर्मली हम सैलरी पे करते हैं, हम वेजेस पे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हम पे करते हैं, ये सारे एक्सपेंसेस हम पे करते हैं किसी को। डेप्रिसिएशन भी एक एक्सपेंस है, पर डेप्रिसिएशन हम किसी को पे करते हैं नहीं, ठीक है। डेप्रिसिएशन एसेट की वैल्यू में से माइनस होता है,
P&L में डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है बस। डेप्रिसिएशन इज अ एक्सपेंस बट इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, हम किसी को पे नहीं करते हैं, ठीक है, तो ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है। कैश फ्लो में पूरे चैप्टर में, ऑब्वियसली चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसमें हमको सिर्फ वही आइटम्स चाहिए जो हमारे कैश फ्लो को अफेक्ट करें। कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो दो मेन चीजें हैं। कैश आएगा, अब कैश से मेरा मतलब है, मैं ये स्टार्टिंग में भी समझा चुका हूं, जब भी मैं इस चैप्टर में बोलूंगा कैश, कैश से मेरा मतलब है कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, करंट इन्वेस्टमेंट, ये 4-5 चीजें हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन की वजह से कैश के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है, तो वो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। जो हमारे एक तरीके से नॉन कैश एक्सपेंसेस है वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक्सपेंस है, प्रॉफिट में से माइनस किया हुआ है, पर कैश पे तो कोई असर हुआ नहीं। तो क्योंकि ये एक्सपेंसेस माइनस किए हुए हैं और एंड इनका कैश के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो हम इनके जो इफेक्ट हैं वो रिवर्स कर देंगे, क्योंकि ये एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट में से माइनस किए हुए हैं, प्रॉफिट में से ये खर्चे माइनस किए हुए हैं। अभी हमको ऑब्वियसली कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, उसमें ये एक्सपेंसेस नहीं चाहिए, क्योंकि कैश से इनका लेना देना कुछ है नहीं, तो हम रिवर्स कर देंगे, प्लस कर देंगे, इसीलिए नॉन कैश एक्सपेंसेस प्लस होते हैं, ठीक है। दूसरा है अमोर्टाइजेशन। अब अमोर्टाइजेशन भी एक्चुअली डेप्रिसिएशन ही होता है, पर जो इंटेंजिबल एसेट होते हैं, गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, इनके ऊपर जो डेप्रिसिएशन निकालते हैं उनको डेप्रिसिएशन नहीं बोलते हैं, अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। सेम मीनिंग, डिफरेंट वर्ड। उसके बाद है बैड डेट्स। आपने किसी को कुछ गुड्स बेचे उधारी पे, सपोज करो 10,000, उसमें से वो इंसॉल्वेंट हो गया, अब वो पैसे जो है वो हमको नहीं मिलने वाले। अब ये एक्चुअल में लॉस है, ठीक है, एक्चुअल में लॉस है, पर नॉन कैश है, पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है, ना हम किसी को पैसा दे रहे हैं ना हमको पैसा मिल रहा है, तो ये एक लॉस है, नॉन कैश एक्सपेंस टाइप। ये हम यहाँ पे एक तरीके से नॉर्मली माइनस करते हैं, पर अब यहाँ पे क्योंकि हमें रिवर्स जाना है तो हम प्लस कर देंगे। सेम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है वो हम बनाते हैं डाउटफुल डेट्स के ऊपर, नाम में ही है मीनिंग। डाउटफुल डेट्स मतलब ऐसे डेट्स जो कि डाउटफुल हैं, हमें डाउट है कि ये पैसा शायद नहीं मिलेगा, तो हम प्रोविजन बना के रखते हैं। अब ये प्रोविजन में हम प्रॉफिट में से पैसा डालते हैं, ठीक है, तो ये भी ऑब्वियसली एक टाइप का लॉस है, पर नॉन कैश है, हम किसी को पैसा देते नहीं है, ना हमको कोई पैसा देता है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे ऐड करेंगे, नॉन कैश एक्सपेंसेस and losses are added to net profit before tax and extraordinary items because they do not result in payment of cash। ये एक रीजन है, अगर आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, एग्जाम में इतना सब नहीं सोचना है, एग्जाम में इतना सब नहीं सोचना है, एग्जाम में आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए, पर हाँ ऑब्वियसली मीनिंग याद होगी तो फॉर्मेट समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। नॉन कैश एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जो हैं वो हम ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में, क्योंकि उनका कैश के साथ कोई भी लेना देना नहीं होता है। द टर्म डेप्रिसिएशन इज यूज्ड फॉर राइटिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड टर्म अमोर्टाइजेशन इज यूज्ड फॉर राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट, जो मैंने आपको समझाया। उसके बाद है गुडविल, ठीक है, ये रहा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, ठीक है, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। गुडविल की वैल्यू जो है वो अगर कम होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, गुडविल की वैल्यू, क्योंकि 2 साल की इंफॉर्मेशन आपको देंगे, तो गुडविल की वैल्यू अगर कम होती है, इसका मतलब है गुडविल को हमने राइट ऑफ किया है या अमोर्टाइज किया है, ठीक है। गुडविल अगर कम होता है तो मतलब उसको राइट ऑफ या अमोर्टाइज हमने किया है, तो वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। पर अगर गुडविल की वैल्यू बढ़ जाती है, मतलब हमने गुडविल के लिए पे किया है, पूरा गुडविल वाला चैप्टर भी मैं आपको सिखा चुका हूँ, परचेज ऑफ गुडविल। अगर गुडविल की वैल्यू कम होती है, मतलब गुडविल पे डेप्रिसिएशन माइनस किया है। अब ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन गलत शब्द है, अमोर्टाइजेशन सही शब्द है। पर अगर गुडविल की वैल्यू बढ़ जाती है, इसका मतलब है कि एक तरीके से गुडविल हमने परचेज किया है, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगा। हाँ, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नॉन कैश इनकम्स पे आ जाते हैं, ठीक है। अब ये नॉन कैश इनकम्स हैं। नॉन कैश इनकम्स आर द incomes and gains credited to the statement of P&L and loss, profit and loss, and do not involve receipt of cash। मतलब ये ऐसी इनकम्स हैं जो कि इनकम्स हैं, P&L में क्रेडिट की हुई है, पर कैश के साथ कोई लेना देना नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, राइटिंग ऑफ अ लाइबिलिटी, हमको किसी को 10,000 रुपीज देने थे, पर अभी वो बोल रहा है कि भले नहीं दोगे तो चलेगा, ठीक है, मतलब उसने लाइबिलिटी जो है वो राइट ऑफ कर दी। अब यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हुआ, हमें 10,000 रुपीज नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है, तो ये ऑब्वियसली हमारा प्रॉफिट है, पर नॉन कैश प्रॉफिट है, हमको 10,000 रुपीज नहीं देने पड़ेंगे।
कैश इनकम का मतलब क्या होता है? सेल्स। फॉर एग्जांपल आप किसी को गुड्स बेचते हो कैश पे एंड वो आपको पैसे देता है, कैश सेल्स है ये। ठीक है। दूसरी बहुत सारी इनकम्स, इंटरेस्ट का पैसा आपको मिलेगा, ठीक है, रेंट का जो पैसा है वो आपको मिलेगा। पर अगर किसी ने आपकी लाइबिलिटी राइट ऑफ कर दी, अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि लाइबिलिटी है, चल नहीं देना चलेगा, 5,000 रुपए चल नहीं देना चलेगा, तू रख भले, ओके, तो ये हमारी नॉन कैश इनकम है। दूसरा डेट रिटर्न ऑफ, सेम वही लाइबिलिटी एंड डेट रिटर्न ऑफ, पैसा नहीं देना पड़ेगा। और एक्सेस प्रोविजन रिटर्न बैक, कभी कभी हम एक्स्ट्रा प्रोविजन बना लेते हैं बैड डेट रिजर्व का, मतलब बैड डेट रिजर्व अगर बढ़ेगा तो हम ऐड करेंगे वहां पे, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है वो प्रॉफिट में से बनता है, प्रॉफिट में से माइनस करते हैं तो अब ऐड करेंगे। एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अगर कम होता है तो प्रॉफिट में प्लस करते हैं, पर अभी हम लोग उल्टा कर रहे हैं तो हम माइनस करेंगे। इसके बाद है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स एंड गेन्स। अच्छा, दूसरा नॉन कैश इनकम्स जो है, ये रहा जो नॉन कैश इनकम्स है, these are deducted from net profit before tax and extraordinary items because they do not result in receipt of cash। ये हम माइनस करते हैं, क्यों? क्योंकि इनका कैश के साथ कोई लेना देना नहीं। अब प्रॉफिट में प्लस की हुई है इनकम्स, पर कैश के साथ कोई लेना देना है नहीं। अब हमारा चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट, बाकी सारे चैप्टर्स में चले, बाकी सारे चैप्टर्स में ये इनकम्स हमें चाहिए, पर इस चैप्टर में हमें सिर्फ कैश इनकम्स, कैश एक्सपेंसेस चाहिए। तो ये एक्सपेंस है, ओके, ये एक तरीके से नॉन कैश इनकम्स है, प्लस की हुई है तो हम माइनस कर देंगे। इसके बाद दो चीजें हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड दूसरा है नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स एंड गेन्स। इसके बाद आपका जो एक तरीके से आधा फॉर्मेट है वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद यहाँ तक हम पहुंच जाएंगे, ठीक है, यहाँ तक हम जो है वो पहुंच जाएंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर इसके बेसिस पे मैं कुछ सम्स कराऊंगा, फिर जो आधा फॉर्मेट है वर्किंग कैपिटल चेंजेस वो मैं आपको समझाऊंगा, एंड फिर पूरे सम्स जो है वो हम सॉल्व करेंगे। मतलब ये मेरा तरीका है समझाने का, एंड ये तरीका जहां तक मैं जानता हूँ ज्यादा सही है। अगर मैं आपको पूरा फॉर्मेट समझा दूंगा, आधी चीजें याद रहेगी, आधी चीजें याद नहीं रहेगी, वो मेरे को, वो एज ए टीचर मेरे को नहीं समझ में आता है, स्टूडेंट्स का नुकसान है। हमेशा इस तरीके से होना चाहिए कि भाई आधा फॉर्मेट समझाओ, स्टूडेंट चार चार लाइंस याद रखे, चार बातें समझे, उसके बाद कुछ चार न्यू बातें बताओ, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस भी मैं समझाऊंगा, इसके भी सम्स मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। पहले आधा फॉर्मेट समझो, आधा फॉर्मेट याद करो, उसके बाद बाकी का आधा फॉर्मेट भी याद हो जाएगा, ठीक है। ये चैप्टर टिपिकल है, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि इजी है, 3 पार्ट्स हैं इस चैप्टर के, एंड जो हमारा सम आता है एग्जाम में उसमें तीनों के तीनों पार्ट्स कंबाइन आते हैं। चैप्टर टिपिकल है पर रिपीटेटिव है। अगर आप इस चैप्टर के 10-15 सम सॉल्व करोगे तो इस चैप्टर में आपकी मास्टरी आ जाएगी, 10-15 सम समझ भी लोगे तो भी मास्टरी आ जाएगी। तो यही मैं बोलूंगा, रूल्स रूल्स रूल्स, बहुत सारे रूल्स हैं, ध्यान से समझो, कंटिन्यूस रिवीजन करो, ठीक है। कंटिन्यूस रिवीजन से मेरा मीनिंग क्या है कि आज आपने फॉर एग्जांपल ये वीडियो लेक्चर देखा, फिर इसके बाद 1-2 दिन बाद वापस से जो वीडियो लेक्चर देख के जब मैं बोलता हूँ पॉज करके रूल्स लिखो, ये तो आपकी टेक्स्ट बुक के ही है रूल्स, टेक्स्ट बुक के रूल्स जो है वो रिवाइज करो, जो अंडरलाइन मैं कर रहा हूँ अंडरलाइन करो, रिवाइज करो, 2 बार रिवाइज करोगे, 3 बार रिवाइज करोगे, अपने आप याद हो जाएगा। तो मैं यही एडवाइस दूंगा आपको, इस चैप्टर में रिविजन करो, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे, वैसे तो हर एक चैप्टर में यही एडवाइस है, रिवीजन जितना अच्छी तरह से करोगे आप उतना अच्छा, क्योंकि देखो एक बार आप चैप्टर सीखते हो, कोई भी चैप्टर अभी आपने सीखा एंड आपने सीखा एंड आपने प्रैक्टिस की, फिर आपने उस चैप्टर को छोड़ दिया, फिर आप दूसरे चैप्टर पे चले गए, तो होगा क्या, धीरे 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 जो आपने चैप्टर छोड़ दिया प्रैक्टिस करके, वो आपके रूल्स जो है वो दिमाग से निकलते जाएंगे, धीरे धीरे भूलते जाओगे। फिर एग्जाम के 1 दिन पहले अगर पकड़ोगे, या एग्जाम में जो आपको छुट्टियां मिलती हैं उसमें आप सोचोगे कि यार 1 हफ्ता है उसमें मैं अकाउंट्स कर लूंगा, तो वापस से सीखना पड़ेगा वो चैप्टर। तो कंटिन्यूस रिवीजन जो है वो होना चाहिए हर एक चैप्टर का, सिर्फ कैश फ्लो का नहीं, हर एक चैप्टर का, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, रूल्स में आ जाते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस are the losses which are debited to statement of P&L but are not incurred on operating activities। अब चलो सबसे पहले तो मैं आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बारे में कुछ समझाता हूँ, मैं समझा देता हूँ, ठीक है, ध्यान। नॉन ऑपरेटिंग, एक होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड एक होते हैं हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं
ये ऐसे एक्सपेंसेस है जिससे कि हमारे सेल्स के ऊपर फर्क पड़ता है, सेल्स इज अफेक्टेड, ठीक है। या हमारे एक तरीके से ऐसे एक्सपेंसेस है जिसके बिना हमारा बिजनेस जो है वो नहीं चलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। अब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस से मेरा मतलब है जितने भी ऑफिस के एक्सपेंसेस है। फॉर एग्जाम्पल सैलरी नहीं पे करेंगे तो ऑफिस ही बंद हो जाएगी, ठीक है। वेजेस नहीं पे करेंगे तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो नहीं पे करेंगे तो ऑब्वियसली लाइट नहीं आएगी। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, और भी बहुत सारे, पोस्टेज एंड स्टेशनरी वगैरह वगैरह, इन सबको हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बोलते हैं। अच्छा, दूसरा होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, आप में से बहुत सब लोगों को ये पता होगा, 11th में भी था, पर फिर भी एक रिमाइंडर मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो है उसमें एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस आता है। अभी एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस जो है वो सेल्स के ऊपर किया जाता है, इस एक्सपेंस से सेल्स अफेक्ट होती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर एडवर्टीजमेंट करेंगे ज्यादा तो सेल्स बढ़ेगी, अगर एडवर्टीजमेंट का खर्चा कम करेंगे तो सेल्स अफेक्ट होगी, सेल्स को अफेक्ट होगा, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस है, सेल्समैन की सैलरी है, सेल्समैन की सैलरी। इसके बाद कैरेज आउटवर्ड, ये कुछ एक्सपेंसेस हैं, ये सिर्फ कुछ, सॉरी, ये कुछ एक्सपेंसेस हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं ऐसे एक्सपेंसेस के जो कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। अच्छा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है इससे सेल्स अफेक्ट नहीं होती, ठीक है, सेल्स इज नॉट अफेक्टेड, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ मेन बिजनेस एक्टिविटी इज नॉट अफेक्टेड। ये ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिसका कोई फायदा नहीं होता है, मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का फायदा होता है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का कोई फायदा नहीं होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे भी आपको दिए हुए हैं, ये रहा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, मतलब जितनी भी मैं ऐसे समझता हूँ, मैं ऐसे याद करवाता हूँ। फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट का मतलब जितने ऑल इंटरेस्ट, ठीक है, जितने भी इंटरेस्ट हमने पे किए, ठीक है, जितने भी एक तरीके के अलग अलग इंटरेस्ट जो है वो हमने पे किए, उससे हमको कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये मैं अंडरलाइन भी कर देता हूँ, आप भी अंडरलाइन करो, याद रखो, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जितनी भी डिबेंचर्स पे, लोन्स पे आपने इंटरेस्ट लिया। डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ, ठीक है। एंड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, हमने एसेट बेचा उस पर लॉस हुआ, ठीक है। तो ये सारे ऐसे एक्सपेंसेस हैं या लॉसेस हैं जिससे कि हमारे बिजनेस की मेन एक्टिविटी कनेक्टेड नहीं है, हमारे बिजनेस की मेन एक्टिविटी है सेल्स, ठीक है। फाइनेंस कॉस्ट है, या हमारे एक तरीके से जो अदर एक्सपेंसेस, अदर लॉसेस हैं, जो कि अभी जस्ट मैंने अभी आपको बताया, अलग हर एक टाइप का इंटरेस्ट, डिबेंचर डिस्काउंट, हमने डिबेंचर रिडीम किया, उस पर एक तरीके से जो डिस्काउंट हमने दिया वो, या डिबेंचर इशू करने के टाइम पे डिस्काउंट, डिबेंचर रिडीम करने के टाइम पे तो डिस्काउंट नहीं होता है, पर डिबेंचर इशू करने के टाइम पे हम डिस्काउंट दे सकते हैं, उस पर जो हम एक्सपेंस करते हैं, डिस्काउंट हम लॉस करते हैं, वो एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। हम एसेट बेचते हैं, उस पर हमको लॉस होता है, वो भी एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो कि हमारे बिजनेस, मेन बिजनेस एक्टिविटी के साथ कनेक्टेड नहीं है, वो एक्सपेंसेस हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वो एक्सपेंसेस जो है वो भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। अच्छा, दूसरा जो है उसका दूसरा इफेक्ट भी होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो ये कैश एक्सपेंसेस है, आप इंटरेस्ट पे करते हो, तो मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि इंटरेस्ट जो है वो एक नॉन कैश एक्सपेंस है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या सोच लेते हैं कि सर आपने तो बोला था नॉन कैश एक्सपेंसेस प्लस करते हैं, तो फिर आप यहाँ पे इंटरेस्ट भी क्यों प्लस करवा रहे हो। इंटरेस्ट मैं प्लस करवा रहा हूँ क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ठीक है। अभी मैं क्या सिखा रहा हूँ, थोड़ा दिमाग पे प्रेशर डालो एंड याद करो, अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की कोई जगह नहीं है, ये खर्चा है, इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है, ठीक है, इंटरेस्ट हम पे करते हैं, पर ये जो लॉस है, ये जो एक्सपेंस है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का नहीं, ठीक है। ये हमारा एक तरीके से जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का है उसमें उसमें जाएगा। सेम जैसे जो लॉस है, फिक्स्ड एसेट पे लॉस होता है, वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो भी लिखा हुआ है, इन्होंने रूल्स में वो भी लिखा हुआ है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर एडेड टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स बिकॉज दे आर शोन इधर अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो वो भी मैंने यहाँ पे
सर्कल कर दिया, अंडरलाइन करो। अच्छा, दूसरा नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स एंड नॉन ऑपरेटिंग गेन्स, इनकम्स प्रॉफिट जो नॉन ऑपरेटिंग है, मैं ऐसे इसको समझता हूँ दूसरी एक्टिविटी की। मैं इसको नॉन ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग से नहीं याद रखता हूँ, मैं ऐसे समझता हूँ प्रॉफिट्स या लॉसेस ऑफ अदर एक्टिविटीज, तो मेरे को ज्यादा याद रहता है। अब यहाँ पे ऐसी इनकम्स एंड ऐसी गेन्स जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से नहीं होती है। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी की एक ही इनकम है, सेल्स। सेल्स सिर्फ एक ऐसी लौती इनकम है जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आती है, पर सेल्स हम यहाँ पे कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं कैश फ्लो में, क्योंकि वो ऑब्वियसली नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट हम निकालते हैं, उसमें सेल्स परचेज सब प्लस माइनस किया हुआ ही होता है, तो सेल्स परचेज कभी रिकॉर्ड नहीं होता है। पर सेल्स को छोड़कर जो बाकी जितनी भी इनकम्स है, ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट और रेंट या डिविडेंड रिसीव्ड, ये सारी इनकम्स दूसरी एक्टिविटी की इनकम्स है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स है। ये ऑपरेटिंग इनकम्स प्लस की हुई हैं, पर ऑब्वियसली ये इन्वेस्टिंग में या फाइनेंसिंग में जाएगी, तो ये जो इनकम्स हैं ये हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं चाहिए, इंक्लूड की हुई है पर नहीं चाहिए, तो हम यहां से कर देंगे माइनस, एंड फिर जो इनकी रिस्पेक्टिव एक्टिविटी है उसमें हम कर देंगे प्लस। ये आपको अगर समझ में आ गया, ये 4 टॉपिक्स अगर आप समझ में आ गए, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आधा फॉर्मेट जो है वो आप समझ गए हो। मैं वापस से बोल रहा हूं, आपको लगेगा बहुत टिपिकल है, मैं जब सम्स कराऊंगा तब आपको बहुत इजी लगेगा, क्योंकि अगर आपने रूल्स समझे हैं अच्छी तरह से, अगर आप जो कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूँ वो समझ गए, तो ये सबसे इजी चैप्टर है। रिपीटेटिव है, मैं बार बार ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअल में है ये चैप्टर बार बार सेम सेम वही पॉइंट्स बार बार वही सब रिपीट होता रहता है। तो रूल समझ लो एक बार, रूल्स एक बार रीड करो, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर भी मैंने बता दिया, ये जो मेरे पास लेटेस्ट एडिशन है 2021 का, उसमें से मैं पढ़ा रहा हूँ। अब पुरानी टेक्स्ट बुक में ये रूल्स जो हैं, मैं तो यही बोलूंगा न्यू टेक्स्ट बुक में से पढ़ो हमेशा, ठीक है, जो न्यू टेक्स्ट बुक है आपके पास उसमें से ही रूल्स हमेशा करो तो ज्यादा अच्छा। ओके, तो ऐसा अगर नहीं है न्यू टेक्स्ट बुक ऐप पे अपलोडेड है। अच्छा, दूसरा, ऐप पे भी नहीं जाना है तो यहाँ से स्क्रीनशॉट खींचो, ये फोटो खींच लो ये रूल्स की। हाँ, अब इसके बाद ये जो आधा हमारा टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया। ये हमारा फॉर्मेट है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। ओके, इसमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आता है, उसके बाद 2 चीजें हम प्लस करते हैं, नॉन कैश एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, हम जो है वो यहाँ पे प्लस करते हैं, एंड इनकम्स फ्रॉम अदर एक्टिविटीज, मतलब नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स या एक तरीके से नॉन कैश इनकम्स, वो भी हम यहाँ पे माइनस करते हैं। उसके बाद हमारा आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर वर्किंग कैपिटल चेंजेस जो है उसके बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा, पर कुछ सम सॉल्व करने के बाद, ठीक है, कुछ सम्स जो है वो हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं आपको ये समझा सकता हूँ।